हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी सिंह अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी में आप लोगों का स्वागत करती हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे घटनाचक्र पूर्वावलोकन का सामान्य विज्ञान, जिसमें मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रही थी। और फिजिक्स के अंतर्गत मैंने आप लोगों को 5 लेसन पढ़ा दिए हैं। आज में आप लोगों का 6वां लेसन है और 6वां लेसन है आपका प्रकाश। आज हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उसके बाद उससे संबंधित हमारे पिछले एग्जाम में जितने प्रश्न बने हैं उसकी भी मैं व्याख्या के साथ आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है और उसके बाद हम लोग प्रकाश की डिटेल में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में देख लेते हैं। तो प्रकाश विद्युत या ऊष्मा की तरह ऊर्जा का ही एक रूप है। यह वह ऊर्जा है जो विकिरण ऊर्जा के रूप में गतिमान है। ठीक, जो विकिरण ऊर्जा एक प्रकाश के माध्यम से गतिमान है। प्रकाश अपने आप में तो अदृश्य होता है, प्रकाश को कोई देख नहीं सकता, किंतु अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। हमारी जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, किसके कारण दिखाई देती हैं? तो वो प्रकाश के ही कारण दिखाई देती हैं। ठीक, प्रकाश के बारे में आपने जान लिया। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश हमेशा का फ्लो हमेशा सीधी रेखा में होता है। ठीक, प्रकाश तरंगें निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, किंतु ध्वनि तरंगें ऐसा नहीं कर पाती हैं। आप लोग को पता होगा कि प्रकाश की तरंगें जो है निर्वात से भी होकर गुजरती हैं, लेकिन ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर पाती हैं। ठीक, और ये तो प्रकाश के बारे में हो गया। तो कभी भी हमारे एग्जाम में पूछे तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं। छोटे में शॉर्ट में बहुत बढ़िया दिया हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक, तो आगे है आपकी प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो प्रकाश की वास्तव में प्रकाश द्वैत प्रकृति वाला है और इसमें दो हैं कारण। आपका तरंग प्रकृति है और एक कण प्रकृति है। ठीक, तो प्रकाश दोहरी विशेषता रखता है। कभी कभी यह कणों के रूप में और कभी कभी तरंगों के रूप में व्यवहार करता है। तो दो प्रकार बताए गए हैं, कण और तरंग। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उन्हें हाईलाइट की है। तो बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतनी ही ज़रूरत है जितना हमें काम है। ठीक, तो उतना ही प्री के लिए ये इम्पोर्टेंट है। प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें ऑप्शन में आप इसको अगर पढ़ते हैं अच्छे से तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं, तो प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं और ध्वनि की तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, ये आपके अक्सर एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो माध्यम देख लेते हैं और प्रकाश की चाल भी जान लेते हैं। तो आपका निर्वात में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये आपके बहुत पिछले एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸। ठीक, नेक्स्ट है आपका कांच। और कांच में जो है प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸। और हीरे में होती है 1.24 × 10⁸। ठीक, ये हो गई भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। और नेक्स्ट है आपका, देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो वो सबसे अधिक निर्वात में होती है। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। अगर अपवर्तनांक आपका ज़्यादा है तो प्रकाश की चाल कम होगी। ठीक, नेक्स्ट है, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, उस माध्यम में प्रकाश की चाल u तथा निर्वात में प्रकाश की चाल c हो तो u बराबर हो जाता है c/μ। तो निर्वात में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक। नेक्स्ट है आपका, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.50 होता है। ये भी आपके 1 नंबर में पूछा जाता है। और अपवर्तनांक को सामान्य ग्रीक अक्षर म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट ये भी है, देख लेते हैं, नोट है, प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है, अतः किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक सदैव वेग से अधिक होगा। माध्यम जितना ही अधिक होगा, सघन होगा, उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। तो ये जो है प्रकाश की डिटेल में आपको जानकारी हो गई। अब देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है।
तो मैंने यहाँ पे देखिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उसको इम्पोर्टेंट यहाँ पे वो किया है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? एक समान माध्यम में प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये इम्पोर्टेंट है, डिफिनीशन है, बहुत अच्छे से दिया भी है, मेंस में लिखना हुआ तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले माध्यम में चलने वाली किरण को आपाती किरण तथा दूसरे माध्यम में चली जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। तो जितना मैं इसमें पढ़ा रही हूँ, आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो मैं आगे जो भी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं सॉल्व कराऊंगी, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपाती किरण दो माध्यमों के तलों को पृथक करने वाले तल को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ये तो आपतन बिंदु के बारे में हो गया। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या होता है? अभिलंब। आपाती किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और अपरिवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बनाया गया है आपका जो है ये सघन और विरल आपका वो है प्रकाश की चाल है। ये इस पे जो है आपतित किरण बनाई गई है, ये इस पे अभिलंब डाला गया है, और अभिलंब और आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण है आई, और ये अपवर्तित किरण है और यहाँ पे कोण है आर। तो इसकी डिटेल मैं आप लोग को तब बताऊंगी जब मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगी, अभी तो इसको आप ऐसे ही देख लीजिए। और दूसरा आपका ये है जो है ग्राफ बनाया गया है, आपका रास्ता है, इस पे जो है प्रकाश डाला गया है, तो प्रकाश जो है अपरिवर्तित होकर किस दिशा में गया है वो दिखाया गया है ग्राफ के माध्यम से। तो इसको इसकी डिटेल नीचे दी गई है, देख लेते हैं। तो प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक, आप लोग इसमें देखिए विरल माध्यम से किसमें प्रवेश की है? सघन माध्यम में। तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, परंतु जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, नेक्स्ट है अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य तथा तीव्रता बदल जाती है, जबकि प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। तीव्रता बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, चाल बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति वही रहती है। और अपवर्तन की कुछ घटनाएं देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। पहली है, यदि जल में डूबी हुई छड़ को बाहर से देखा जाए तो वह छोटी और सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। और दूसरा है, पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का अपने यथार्थ स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है। और तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तन की कुछ घटनाएं हैं। ठीक, और अब देख लेते हैं प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन। तो प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। यह सामान्यतः कांच का बना होता है। यह आपका प्रिज्म है QPR। और इस पे देखिए प्रकाश जो है यहाँ से डाला गया है, तो कैसे जो है वो अपवर्तन हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल नीचे देखेंगे, बताया गया है। प्रकाश किरण AB प्रिज्म के अपवर्तन पृष्ठ PQ पर गिरने के पश्चात, ठीक, PQ पर प्रकाश गिरा, मैंने बताया ना कि PQ पे जब प्रकाश गिरा पश्चात अभिलंब EBF की ओर झुकती हुई BC दिशा में अपरिवर्तित हो जाती है। BC, ठीक, BC है, अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित किरण BC पृष्ठ PR दिया हुआ है ना, PR पर अभिलंब GCF से दूर हटती हुई CD दिशा में बाहर वायु में निकल जाती है। इस प्रकार प्रिज्म में से ABCD प्रकाश किरण का मार्ग है। ठीक, और नेक्स्ट है आपका वर्ण विक्षेपण के बारे में जान लेते हैं। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों का मिश्रित प्रकाश है। ये 7 रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल है। ठीक, VGOR करके इसको इंडिकेट करते हैं। आपका बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला इंडिगो जामुनी को बोलते हैं। और ये आपका 7 रंग हो गए विभिन्न। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों का मिश्रित प्रकाश है, और ये आपके 7 रंग हो गए। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रिज्म से निकलते समय हर प्रकाश किरण का मार्ग अलग अलग होता है, और इस प्रकाश जब प्रिज्म से प्रकाश निकलता है तो किरण का मार्ग क्या होता है? अलग अलग होता है।
तो इस प्रकार वे पृथक और स्पष्ट दिखाई देती हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग आधार की ओर सबसे नीचे व लाल रंग सबसे ऊपर होता है, अर्थात बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक तथा लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो उल्लेखनीय है कि निर्वात अथवा वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान किंतु किसी अन्य पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। कांच में बैगनी प्रकाश का वेग सबसे कम तथा लाल प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कांच में किस रंग के प्रकाश सबसे कम और कौन सा प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है। तो बैगनी प्रकाश का वेग सबसे कम तथा लाल प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। इस कारण बैगनी प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सर्वाधिक तथा लाल प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। ठीक, इम्पोर्टेंट मैंने हाईलाइट किया, देख लेते हैं। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। आपका प्रिज्म है, इस पर श्वेत प्रकाश डाला गया है और आपका ये इस मार्ग से गुजरने के बाद आपका प्रकाश इतने रंगों में निकलता है। तो आपका कलर जो है इसमें बताए गए हैं सब। आपका सबसे जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तो आवृत्ति न्यूनतम होती है। आपका लाल है, बैगनी है, नारंगी है, हरा है, नीला है, पीला है, जामुनी है, आपके 7 रंग हैं ये। और इसमें दर्शाया गया है कि कैसे आपका प्रकाश जब पड़ता है तो कैसे कैसे अलग अलग रंगों में वो विच्छेदित होता है। ठीक, क्रांतिक कोण तथा पूर्णांतरिक परावर्तन। तो आपका ये सघन से विरल में जो है आपका 90 डिग्री अभिलंब पर डाला गया है। तो इसके बारे में भी हम नीचे देख लेते हैं डिटेल थोड़ा सा। जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है। तो ये तो आपके दिखाया गया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो ये अभिलंब का कोण कितना है आपका 90 डिग्री। तो इसी आपतन कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। इसका मान दोनों माध्यमों की प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण लगभग 42 डिग्री है। और जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ही बढ़ाया जाता है तो संपूर्ण आपतित प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट आपका है जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन को यहाँ पर दिखाया गया है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उपयोगी प्रयोग प्रकाशीय रेशों में होता है। ठीक, तो ये देखिए माध्यम में सघन से विरल में जाने के बाद वापस जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है, यहाँ पे दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। तो परावर्तन होता क्या है ये जान लेते हैं। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह अवशोषित, संचारित या परावर्तित हो सकता है। प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती हैं तो उन्हें वापस प्रेषित करने का प्रक्रम प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। पॉलिशदार चमकीली सतहों वाली वस्तुएं पॉलिश रहित धुंधली सतहों वाली वस्तुओं की अपेक्षा अधिक प्रकाश परावर्तित करती हैं। ठीक, तो ये परावर्तन के बारे में हो गया, इसकी डिफिनीशन आपने जान ली। और रजत धातु प्रकाश की एक उत्तम परावर्तक है। तो और नेक्स्ट है आपका दर्पण। दर्पण के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो दर्पण एक चिकनी उच्च पालिश युक्त परावर्तक सतह दर्पण कहलाती है। दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो पहला है आपका समतल दर्पण, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो समतल दर्पण एक तरफ रजत धातु की चमकीली तह वाली कांच की पतली चपटी और चिकनी सीट होती है। हमारी श्रृंगार मेज पर प्रयुक्त दर्पण जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं एक समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण द्वारा बना हमारे चेहरे का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे केवल दर्पण में अवलोकन करके ही देखा जा सकता है। इसलिए समतल दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब का एक उदाहरण है। आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक या अवास्तविक प्रतिबिंब भी कहलाते हैं। और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और नेक्स्ट है आपका समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। दूसरे शब्दों में प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण से बराबर दूरी पर होते हैं।
समतल दर्पण के ही बारे में आगे भी है, परंतु वे समतल दर्पण ही विपरीत सतहों पर होते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण होता है, अर्थात दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति यदि अपना बायां हाथ उठाता है तो प्रतिबिंब में उसका दायां हाथ उठता दिखेगा। नेक्स्ट है आपका गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। ठीक, और गोली दर्पण आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। अवतल दर्पण क्या है? वह गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह अथवा अंदर की ओर मुड़ी सतह पर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये आपका प्रकाश की परावर्तक अवतल सतह है और पिंड द्वारा रक्षित रजत परत है। आपने शीशे को कभी देखा होगा कि पीछे से उस पर पॉलिश की होती है। ठीक, अगर पॉलिश ना हो तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इस बार से उस पर आप देख सकते हैं। तो उसकी पेंट के द्वारा कर ताकि हम अपने को आपको उसमें देख सकें। तो आपका ये अवतल दर्पण का चित्र है, देख लीजिए, ऐसे ही बना होता है। व्यक्ति के दांतों की परीक्षा करने हेतु दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पणों को प्रकाश की तेज किरण पुंजों को पाने के लिए टार्चों, वाहन की हेडलाइटों और सर्च लाइटों में परावर्तकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? टार्चों में, वाहन की हेडलाइटों में और सर्च लाइटों में। ठीक, वाहन में आपने देखा होगा कि अक्सर लगा हुआ रहता है, जिस प्रकाश से ये दिया हुआ है इसी शेप में रहता है, देखा होगा आपने। अवतल दर्पणों का हजामती दर्पणों, दाढ़ी बनाने के काम में प्रयोग होने वाला के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, आपका अवतल दर्पण हो गया। नेक्स्ट आपका है उत्तल दर्पण। यह वह गोली दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह या उभरी सतह पर होता है। तो प्रकाश की परावर्तक उत्तल सतह, पिंड द्वारा रक्षित रजत पर, तो ये जो है पॉलिश किया हुआ आपका उत्तल दर्पण है। तो देख लेते हैं। उत्तल दर्पणों का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए वाहनों में पश्च दृष्टि दर्पणों के रूप में किया जाता है। ठीक, और नेक्स्ट है आपका लेंस। तो लेंस 2 वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। वक्र पृष्ठ गोलीय, बेलनाकार अथवा परवलयाकार हो सकते हैं, परंतु अधिकतर पृष्ठ गोली ही होते हैं। लेंस मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के। आपका उत्तल लेंस है और दूसरा है आपका अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस केंद्र पर मोटा परंतु किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? आपका यहाँ पे बनाया हुआ है उत्तल सतह, उत्तल लेंस है आपका। ये जो है केंद्र पर मोटा परंतु किनारों पर क्या है? पतला, जिसमें दिखाए गए चित्र में आप देख सकते हैं। ये आपका उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह उससे होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरणों के समांतर पुंज को अभिसारित एक बिंदु पर लाना करता है। और नेक्स्ट है आपका अवतल लेंस। यह लेंस बीच में पतला परंतु किनारों पर मोटा होता है। और जो बता रहे थे टॉर्च और हेडलाइट सब जगह लगाया होता है, आपने देखा होगा कि ये जो है लेंस बीच में पतला परंतु किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। उत्तल को अभिसारी और उत्तल को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश से किरणों के समानांतर पुंज को अपसारित करता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका आँखों की रोशनी से जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो निकट दृष्टि दोष की स्थिति में उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आँखों की रोशनी से जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती तो निकट दृष्टि दोष होता है उसकी आँख में। तो उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का मतलब अवतल लेंस का जो है चश्मा दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका जब कोई नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती तो दूर दृष्टि दोष की स्थिति में, तो इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जब आपको नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती तो दूर दृष्टि दोष का चश्मा लगवाया जाता है। तो आपका उत्तल लेंस के बारे में हो गया। उत्तल इम्पॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में प्रश्न बनते भी हैं, पूछा जाता है। तो आगे चलते हैं, प्रश्न कोश देख लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तराखंड PCS प्री 2012 में देख सकते हैं, पूछा गया है। तो इसका है आपका आंसर बी, 200 से 280 nm। ठीक, तो थोड़ी सी डिटेल भी इसकी देख लेते हैं। तरंग दैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगी, तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 nm।
400 से 700 nm। आपका बी इसमें भी सही है। आपके बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं आपका। तो आगे आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 10⁻6 nm तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को परावैंगनी विकिरण परास जो है 100 nm से 400 nm, दृश्य प्रकाश परास 400 nm से 700 nm तथा अवरक्त विकिरण परास 700 nm से 10⁻6 nm में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है, कितना होता है? तो होता है जो है आपका 390 से 780 nm के बीच। यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको डिटेल में जानना भी जरूरी है क्योंकि आपको आगे लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे। तो दृश्य प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है। एक सामान्य मानवीय आंख 390 nm से 750 nm तरंगदैर्घ्य के बीच के विद्युत चुम्बकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है, तो वो है 5500 एंगस्ट्रॉम। यूपी पीएससी आरआई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपका इंपॉर्टेंट है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। मानव आँख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम या 555 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। ज्ञातव्य है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 nm से 700 nm होती है और मानव नेत्र दृश्य प्रकाश की मध्यम तरंगदैर्घ्य वाली किरणों के विशेषकर पीले हरे रंग की प्रकाश की किरणें तरंगदैर्घ्य 555 nm के पर सर्वाधिक सुग्राही होती है। ठीक, इसलिए आपका विकल्प भी सही है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? बीपीएससी प्री 1997 से 98 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान। नेक्स्ट है आपका प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान। तो प्रकाश के कुछ गुणों जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर ही की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुणों जैसे प्रकाश, विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है। ठीक, तो ये आपकी डिटेल हो गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यूपी पीएससी आरआई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ठीक, क्या होता है? बहुत छोटा है। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, इसलिए ये प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, ये आपने डिटेल जान ली। तो नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। इसकी डिटेल जान लेते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, परंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग अधिक होता है। ठीक, प्रकाश का वेग अधिक होता है और बाकी तीन आपके कथन सत्य हैं। तो इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। प्रकाश की गति निर्वात में शून्यावकाल में 3.0 × 10⁻8 मीटर से प्रति सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की गति पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश का वेग कांच में 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। आकाशीय पिंडों एवं रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफ़ी कम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, इसकी व्याख्या मैंने ऊपर दे दी डिटेल में आपको। ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बीपीएससी का। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है आपका प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? यूपी पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, निर्वात में। मैंने ऊपर बताया भी था आपको जब व्याख्या में, प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सॉल्व किया गया है। निर्वात में 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, हीरे में जो है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड,
पानी में आपका है 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, हाइड्रोजन में 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो नेक्स्ट आपका है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, तो वो कांच है। IS प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। किस में होती है? कांच में। तो सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना है, तो आपका है 8.5 मिनट। या BBSC प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 499 सेकंड लगते हैं, जिसे मिनट में बदलने पर लगभग 8.3 मिनट होगा। कितना होगा? 8.3 मिनट। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है आपका 8 मिनट का। UPPCS में 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने देर में, तो 8 मिनट में। BPSC प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन से वेरिएबल्स हैं, तो वो हैं तरंग दैर्ध्य और वेग। IS प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। डिटेल जान लेते हैं। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है, तो वो है आवृत्ति। UPPCS में 2003 में पूछा गया है, तो वो है आपकी आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है, तो छत्तीसगढ़ PCS प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। इसकी डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। ज्ञातव्य है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर झुक जाती है। क्या करती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो वो है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। UPPCS प्री 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O प्लस प्रकाश ऊर्जा प्लस पड़हरित = C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन प्लस 6CH2O प्लस पड़हरित। डिटेल हो गई। और नेक्स्ट है आपका, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियान। UPPCS प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो है नियान। तो नियान गैस विसर्जन लैंपों एवं ट्यूबों तथा दीप्ति बल्बों में भरी जाती है। नेक्स्ट है आपका, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। IS प्री 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। क्या है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। नेक्स्ट है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली परत पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपरिवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस होता है। इस परिघटना के परिणामतः यह परत चमकदार दिखाई पड़ती है। ठीक। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। IS प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, हीरे से कांच में। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपरिवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आभ्यंतर आंतरिक परावर्तन। IS प्री 1995 में पूछा गया है। UBUD LDA प्री 2010 में, UPPCS प्री 2008 में। तो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसकी डिटेल जान लेते हैं। प्रकाश तंतु कांच, सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, तो वो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, तो वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, डिटेल मैंने ऊपर बता दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। तंतु प्रकाशिकी संचार संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, तो आपका ए है प्रकाश तरंग। क्या है? प्रकाश तरंग। नेक्स्ट है आपका तंतु प्रकाशिकी संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश की तंतु संचार तंत्र ऊर्जा में उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाश की तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। प्रकाश में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। तो इन कथनों में से कौन सा सही है, तो आपके 4 बार यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002, यूपीपीसीएस प्री 2001, यूपीपीसीएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें 1, 2, 3 सही हैं, चौथा आपका गलत है। तो 1, 2, 3 मतलब ए ऑप्शन सही है। इसकी डिटेल में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार क्षय नहीं होता है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। ये वैद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं। वर्ष 2000 में स्टरलाइट कंपनी समूह द्वारा भारत में प्रकाशिक तंतु का निर्माण प्रारंभ किया गया, न कि रिलायंस उद्योग समूह द्वारा। तो नेक्स्ट देखते हैं। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो कार्य करता है आपके प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 में पूछा गया है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। इंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिक तकनीक का प्रयोग होता है तथा यह प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है एक इंडोस्कोप है, क्या है? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। का संकीर्ण दूरदर्शी कैमरा का प्रकार सरल सूक्ष्मदर्शी यूपीपीएससी आरआई 2014 में पूछा गया है। तो एक इंडोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण है। इसे कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा। इसमें एक लंबी पतली और लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है। नेक्स्ट है मृग मरीचिका का कारण है। यूपीपीसीएस प्री 2012 में, यूपीपीसीएस प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इसकी डिटेल थोड़ी सी जान लेते हैं। मृगमरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है और वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता। मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा एवं आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती हैं तब वह विरल हो जाती हैं और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती हैं। अतः किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश ज्यों हवा की परतों से परिवर्तित होता है त्यों तो वह विलंब से अधिकाधिक विचलित होता जाता है और अंत में पूर्णतः आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है। फलतः प्रेक्षक वस्तु का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब देखता है। नेक्स्ट है मरीचिका का बनना उदाहरण है कुल आंतरिक परावर्तन का। यूपीपीसीएस में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है आपका मृग तिसड़ा उदाहरण है, क्या है? यूपी यूडीए ऑब्लिक एलडीए प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 में पूछा है मृग तिसड़ा का। मैंने डिटेल ऊपर बता दी आपको। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन आईएस प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आपका प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन के कारण मरीचिका बनती है। 2 ऑप्शन नहीं है आपके, आपका दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट देखते हैं एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? यूपीपीसीएस मेंस पूछा गया, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसकी डिटेल जान लेते हैं।
हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश किरण इसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। इस प्रकार कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरे चमकते हैं। नेक्स्ट है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है। तो ISPR 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। क्या है? चूंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.42 होने के कारण इसका कांतिक कोण केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो वो है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, ये भी बेसिस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसका भी वही आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट कथन कारण का है, तो देखते हैं कारण का। तो ये कथन कारण का क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बता दिया, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। और आर है, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों में कौन सा सही है पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ISPR 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका ए इसमें सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण इसमें दिया गया है। तो आपका इसमें क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो हीरे की झिलमिलाहट अधिक अपवर्तनांक म्यू जी इक्वल टू 2.42 के कारण होती है। परिणाम स्वरूप इसका क्रांतिक कोण कम हो जाता है तथा इसके विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यही कारण है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, जबकि कांच का अपवर्तनांक म्यू सी इक्वल टू 1.51 होता है। इस प्रकार कथन आपका ये सही है, जबकि आर जो है गलत है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, किसी वस्तु के त्रिमिमीय 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है। आपके RAS RTS प्री 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्री में 2 बार रिपीटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा होलोग्राफी। वो क्या है? होलोग्राफी। तो थोड़ी सी होलोग्राफी की डिटेल देख लेते हैं, उसके बारे में जान लीजिए। आप लोग मेंस में कभी लिखना हुआ तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिल्म में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक त्रिआयामी चलचित्र भी तैयार किए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, UPPCS मेंस में पूछा गया है, UPPCS प्री 99 में पूछा गया है, तो वो भी आपका होलोग्राफी है। इंपॉर्टेंट है आपका, डिटेल आपने ऊपर जान ली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 41 आपका है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। RAS RTS प्री 1994-95 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है आपका रोस्टर स्कैन। ठीक, तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। रोस्टर स्कैन का प्रयोग CRT मॉनिटरों में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। आपके ये भी RAS में पूछा गया 1992 में, सभी पारदर्शी माध्यम की। क्या है? सभी पारदर्शी माध्यम की। तो आपका डी सही है। इसकी डिटेल जान लेते हैं। रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्ध्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में से गुजरती हैं, तब इसकी प्रकीर्णित किरणों का अध्ययन किया जाए तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती हैं। इन किरणों को क्या कहते हैं? रमन किरणें। तो रमन किरणें की डिफिनेशन भी आपने जान ली। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि के पुनरुत्पाद। पुनरुत्पाद को क्या कहते हैं? पुनरुत्पाद को कहते हैं रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम। आपकी लेजर बीम यूज होती है। आपका ISPR 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। CD प्लेयर में प्रयुक्त लेंस पराबैंगनी लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जो CD की चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 आपका नेक्स्ट है, जब एक CD ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है।
तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये भी IAS प्री 2000 में पूछा गया ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये सही है। परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की परिघटना के आधार पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका, इसकी थोड़ी सी डिटेल भी देख लेते हैं, दिया हुआ है तो देख लेते हैं। ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयोग होने वाले कॉम्पैक्ट डिस्क में सतह पर सुरक्षात्मक लैकर कोटिंग, क्या कहते हैं उसको, प्रोटेक्टिव लैकर कोटिंग होती है, जो कि थीन फिल्म की भांति कार्य करती है और परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के लिए जिम्मेदार होती है। यही सीडी को सूर्य के प्रकाश में देखने पर इंद्रधनुषी रंग दिखाई देने का कारण होता है। ठीक, तो ये इसकी डिटेल आपने जान ली। नेक्स्ट देखते हैं आपका, बहुत लेंदी क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, देख ले सकते हैं। दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। रेडियो तरंगें द्रुतगामी या दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, IAS प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो इसमें 3 और 4 सही है आपका। ठीक, देख लीजिए, रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। ठीक, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल भी देख लेते हैं। चूंकि प्रकीर्णन या विचलन डेल्टा इक्वल टू n-1, ये अतः दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से कम होता है। जल में तेज प्रकाश की गति 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड एवं निर्वात में प्रकाश की गति 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। जल में तेज प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति का 0.7 गुना होती है। तो इस प्रकार कथन 1 और 2 गलत है, जबकि 3 और 4 सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। और दूसरा है, आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 S तक बना रहता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो आपका C सही है, A सही है, परंतु R इसमें आपका गलत है। तो आपका जो है ऑप्शन C सही है। IAS प्री 2000 में पूछा गया है। तो आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 16 सेकंड बाद तक बना रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि UPPCS प्री 1994 में 2010 UPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पृथ्वी की सतह क्या है, वक्राकार है। तो थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि सिग्नल्स पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, डिटेल आपने जान ली। नेक्स्ट देखते हैं, दूरदर्शन प्रसारण में सभ्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है। तो IAS प्री 1995 में UPPCS में 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, आवृत्ति माडुलन। क्या है उसका आंसर, आवृत्ति माडुलन B है। तो श्रव्य संकेतों के प्रेषण हेतु आवृत्ति माडुलन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोर तथा विकृति से मुक्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, आपकी UPPCS SPL मेंस 2004 UPPCS प्री 1995 में पूछा है। इसका C आंसर सही है। वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। थोड़ी सी डिटेल भी जान लेते हैं। तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा व वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। जब रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर यह हमें सीधा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किसी प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। तो इसका आंसर है आपका उल्टा तथा वास्तविक, C सही है। तो थोड़ी सी डिटेल नहीं दी हुई है, ऊपर आपने पढ़ी डिटेल। तो क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अधिक उपयुक्त है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। RAS RTS प्री 1994-95 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। क्या होता है, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। तो 2 आँखों के होने से प्रतिबिंबों की प्राप्ति में सममिति सटीक होती है तथा गहराई व दूरी का शुद्धतम अनुमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52 क्या है आपका। तो 52 है आपका, पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है। तो आपकी UPPCS मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। C इसका आंसर है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। ठीक, C सही है। तो थोड़ी सी इसकी डिटेल भी देख लेते हैं हम। तो डिटेल दी हुई है, पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान जब सूर्य का बाह्य प्रभामंडल चंद्रमा से पूरी तरह
ढक जाता है उस समय सूर्य को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्यग्रहण के आंशिक चरण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं है। ठीक, सुरक्षित आपका नहीं है, क्योंकि इस दौरान सूर्य से निकलने वाले उच्च तरंग दैर्ध्य के पराबैंगनी विकिरण से आँखों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुँच सकती है। तो मैंने आपको लेसन 6 प्रकाश भी आपको आज पढ़ा दिया और उससे संबंधित जितने प्रश्न आपके पिछले एग्जामों में बने थे वो भी मैंने सॉल्व करवा दिया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।